कुस्को में सैंटा डोमिंगो कॉन्वेंट के अंदर का मेरा दौरा अभी जारी है। भव्य भवनों का एक बृहद समुच्चय, एक गिरजाघर और उसके साथ का एक कॉन्वेंट समुच्चय में शामिल है। इनका साम्राज्य के सबसे प्रमुख मंदिर कोरिकांचा जहाँ स्थित था, वहीं अभी यह इमारत स्थित है। उस मंदिर के पत्थरों से ही गिरजाघर और कॉन्वेंट के निर्माण किए गए हैं। इस आधुनिक काल के दौरान बहुत ही श्रद्धापूर्वक भवन समुच्चय को संरक्षित कर रखा है। कॉन्वेंट की एक तरफ बाहर की ओर खुलने वाला एक छज्जा है। यहाँ खड़े रहकर नीचे के घास का मैदान देखे जा सकते हैं। पहले यहाँ कोरिकांचा से अनुबंधित उद्यान हुआ करता था। इनका की सिंचाई व्यवस्था और मंदिर की चारदीवारी दोनों के अवशेष अभी वहाँ बिखरे पड़े हैं। सड़क के उस पार कुस्को नगर विभिन्न तलों में फैले हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ खड़े रहकर देखने से यह साफ हो जाता है कि कुस्को एक बहुत विशाल नगर है। इन इमारतों के बीच कुस्को का रेलवे स्टेशन भी है। उसके आगे पहाड़ की तराई में एक गिरजाघर दिख रहा है। वह बेलेन नामक स्थल पर स्थित पेरिश चर्च है। 1950 के दशक में निर्मित गिरजाघर। घास के इस मैदान के नीचे एक संग्रहालय है। मैदान के चारों ओर इनका लोगों के द्वारा निर्मित चारदीवारी एक जमाने में स्पेन वासियों के द्वारा बर्बाद किए गए कुस्को नगर को लगनपूर्वक संरक्षित कर रखा है। 400 वर्ष पहले इनका लोगों की निर्मितियों को तहस नहस करके ही इस देवालय का निर्माण किया गया था। ये इनका मंदिर के अवशेष हैं। सटीक आकार और माप में काटे गए पत्थर से बनाई गई दीवार। इन नज़ारों से व्यक्त होता है कि 600 वर्ष पहले इनका लोगों के द्वारा यहाँ बनाए गए मंदिर कितना खूबसूरत और विशाल हुआ करता था। यह मंदिर का एक कोना है। इतिहासकारों ने यह खोज की है कि इनका के शासनकाल के दौरान कोरिकांचा के अंदर के पत्थरों की दीवारों को सोने की मोटी परतों से आवृत कर रखे थे। इनका साम्राज्य को पराजय का सामना करना पड़ा तो तत्कालीन इनका सम्राट अताहुआल्पा ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए वहां का पूरा सोना उन्हें देने का वादा किया था। लेकिन स्पेन वासियों ने सम्राट का वध करके सारा सोना लूट कर स्पेन ले गए। बाहर निकलते समय यहाँ की इमारतों को देखने से साफ झलकता है कि उनकी निचली मंजिलों को कोरिकांचा से तोड़े गए पत्थरों से बनाए गए हैं। सैंटा डोमिंगो गिरजाघर की मीनार और दीवार के एक बड़े भाग को इनका मंदिर से तोड़े गए पत्थरों से ही बनाए गए हैं। तराशे हुए पत्थर। इन नज़ारों से यह व्यक्त हैं कि इनका लोगों के अति सुंदर नगर को तोड़कर बर्बाद करके ही औपनिवेशिक काल के दौरान कुस्को का पुनर्निर्माण किया गया था। यह सब देखने के लिए आज हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। कुस्को के विभिन्न प्रदेशों में इनका साम्राज्य काल के ऐतिहासिक अवशेष बिखरे पड़े हैं। 6 से 19वीं शताब्दी तक की पुरानी निर्मितियाँ। यह रही उस प्रकार की एक निर्मिति। कोरिकांचा नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक अवशेष। कोरिकांचा इनका साम्राज्य काल के दौरान अधिकारियों के रहने के क्वार्टर्स हुआ करते थे। यहाँ आए हुए रास्ते को छोड़ बीच के कुछ अन्य रास्तों से होकर मैं आगे चला। यह सड़क पंबा डी कास्टेला नाम से जानी जाती है। इस सड़क की दोनों ओर स्थित इमारतों के निचले भाग को ध्यान से देखें तो एक बात साफ नजर आएगी। एक जमाने में इनका निर्मिति से तोड़े गए पत्थरों से ही इन इमारतों के भी निर्माण किए गए हैं। ऊपरी मंजिल पर स्पेनिश छज्जे भी हैं। लंबी इमारतों की ऊपरी मंजिलों में लॉज, धर्मशाला आदि स्थित हैं। नीचे की मंजिलों में छोटी रेस्तरां से लेकर धोबी की दुकान तक हैं। काल्ले मोरारी नामक सड़क पार करके मैं काल्ले लोरेटो नामक सड़क पर पहुंच गया हूं। काल्ले लोरेटो एक संगरी सड़क है। सड़क की दोनों ओर इनका द्वारा निर्मित दीवारें हैं। उनके ऊपर स्पेन वासियों द्वारा निर्मित लंबी इमारतें। कुस्को में आज स्थित प्रमुख इनका निर्मितियों में से एक ये संगरी सड़क और दीवारें हैं। यहाँ दीवार की एक तरफ एक आदिवासी महिला बैठी है। वह धागा काट रही है। यह धागा काटने की इनका के परंपरागत रीति है। एक हाथ में कपास, दूसरे हाथ में एक छड़ी लेकर घुमा रही है।
उस घुमाव के क्रमानुसार ही कपास धागे में परिवर्तित होते जाते हैं। अमीर इंडियन आदिवासी जनता धागा काटने और कपड़े बुनने में निपुण होती हैं। कपास और जानवरों के बालों से वे बहुत खूबसूरत कपड़े बुनते हैं। इस प्रकार के धागों से बुने गए कपड़ों को यहाँ उसके पास बेचने के लिए रखें। शोधकर्ताओं के अनुसार इनका वास्तुकला के एक प्रमुख उदाहरण है यह दीवार। यह एक सोचने वाली बात है कि 1000 वर्ष पहले से ही इनका लोग इतने सटीक आकार में पत्थरों को कैसे काट लेते थे। इनका लोग इन पत्थरों को काटने और तराशने के लिए तांबा, कांसा, पत्थर आदि से बने औजारों के उपयोग करते थे। शोधकर्ताओं की खोज के अनुसार इस स्ट्रीट की दोनों ओर की सड़कें 2 अलग अलग अवधि के दौरान बनाए गए थे। एक संगरी लंबी सड़क कैले लोरेटो सड़क सीधी जाकर कुस्को के प्लाजा मायोर से मिलती है। यहाँ बाईं तरफ कंपेनियन ऑफ जीसस चर्च है। दोपहर का समय है। बच्चों का एक दल स्कूल से लौट रहा है। उनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़कर मैं प्लाजा डी मायोर पहुंचा, कुस्को नगर का सबसे प्रमुख चौक। मैंने सुबह यहीं से नगर की यात्रा आरंभ की थी। भोर सवेरे से ही चलना शुरू किया था। दोपहर के अंदर कुस्को नगर के एक भाग का दौरा करके मैं यहाँ लौट आया हूँ। कुस्को नगर के दक्षिणी और पश्चिमी दिशाओं के नज़ारों को मैं कैमरे के अंदर समेट चुका हूँ। ये कंपेनियन ऑफ जीसस चर्च है। उसके सामने दूसरी ओर कुस्को कैथीड्रल है। इनका सम्राट के महल वाली जगह पर ही ये कैथीड्रल बना हुआ है। प्लाजा मायोर के किनारों की इमारतों के छज्जे लोगों से भर गए हैं। चौक के बीच में एक उद्यान है। घास के लॉन, फूलों के पौधे, पेड़ आदि से भरा हुआ उद्यान। वहाँ भी लोग विश्राम कर रहे हैं। ये यहाँ के प्लाजा डियामास नामक होटल है। एक दिन के लिए कमरे का किराया 7000 रुपये है। मैंने इस प्रकार के होटल में ही कमरा बुक किया है। प्लाजा डी मायोर के उद्यान में विभिन्न स्मारक पट्टिकाएं दिख रही हैं। उनमें कुस्को के ऐतिहासिक पुरुषों, प्रमुख घटनाओं आदि के स्मारक हैं। यहाँ से ऐसे चलते हुए मैं कुस्को के प्लाजा मायोर से संबंधित इतिहास के बारे में सोच रहा हूँ। इनका साम्राज्य काल के दौरान यह चौक इससे भी बड़ा हुआ करता था। स्पेन के अधीन होने से पहले ही इनका साम्राज्य में एक बड़ी नागरिक अशांति फैली थी। सत्ता हासिल करने के लिए एक सम्राट के 2 बेटों के बीच उत्पन्न हुई लड़ाई ही नागरिक अशांति का कारण बना था। उस काल के दौरान यह चौक बड़ी लड़ाइयों वाला स्थल बन गया था। स्पेनिश आधिपत्य के दौरान चौक के चारों ओर बड़ी लंबी इमारतों के निर्माण हुए। उससे पहले इनका सम्राट के महल और अन्य कुछ पत्थर के भवन ही यहाँ हुआ करते थे। बड़े पैमाने पर स्पेन निवासियों के कुस्को में अप्रवासन के साथ ही चौक की चारों ओर देवालय और धर्मशालाएं स्थापित हुए। 18वीं शताब्दी में चौक के एक कोने में एक बाजार लगा करता था। इनका और अन्य अमीर इंडियन आदिवासियों की ओर से किसी प्रकार का खतरा नजर आने पर स्पेन के निवासी उन्हें इसी चौक पर सार्वजनिक तौर पर दंड दिया करते थे। 1572 में सापा इनकाओं के अंतिम सम्राट तुपाक अमरू की हत्या स्पेन निवासियों ने इसी चौक पर की थी। चौक पर जमा हुए दसियों हजारों की संख्या के इनकाओं के विलाप के बीच ही स्पेन निवासियों ने तुपाक अमरू की हत्या की थी। चौक पर इस प्रकार के कुछ लोग भी होते हैं। मेनू कार्ड दिखाकर, व्यंजनों का ब्यौरा देकर रेस्तराओं की ओर लोगों को लुभा कर ले जाने वाले लोग। यह महिला चौक की एक तरफ खड़ी रहकर मेरे लिए एक टूर बुक कर रही है। एक डबल डक्कर बस की टूर एजेंट है यह स्त्री। टिकट लेकर मैंने 25 सोल दिए। एक अन्य बंदा मुझे साथ लेकर आगे बढ़ा। वह मुझे बस दिखाने के लिए ले जा रहा है। बस कहाँ है पूछने पर नज़दीक है कहकर जवाब दिया था। बीच में कहीं सड़कें पीछे छूट गई। आगे जाने वाला ना जाने किस किस को फ़ोन कर रहा है। कहीं चौक पीछे छूट गए। मैं चल चल कर परेशान हो चुका हूँ।
तेजी से पैदल चल रहे हैं, इसलिए रास्ते पर दिखने वाले नज़ारों को ठीक से शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही चलते रहने पर एक स्ट्रीट के अंतिम सिरे पर एक डबल डकर बस खड़ी दिखी। मैंने अनुमान लगाया कि वह मेरी बस हो सकती है। मुझे रास्ता दिखाने वाले ने पहले बस ड्राइवर को ही फ़ोन किया होगा। मुझे चढ़ाने के लिए बस धीमी गति से आ रही थी। मैं बस में सवार हुआ। ऊपरी मंजिल पर मात्र एक सीट खाली थी। मैं उस पर बैठ गया। मेरे अब तक चलते रहे सड़कों से और चौकों के किनारों से होकर बस के साथ मैं एक बार फिर चक्कर लगा रहा हूँ। सड़कों को एक बार और देखने के इरादे से मैं बस में सवार नहीं हुआ हूँ। चलते चलते पैर दर्द करने लगे थे। सीट पर बैठकर नज़ारों को कैमरे में उतारते हुए अभी सुकून महसूस कर रहा हूँ। ये प्रादेशिक स्तर पर ला मस्जिद नाम से जाने जाने वाले माइनर बसिलिका ऑफ मर्सी गिरजाघर हैं। उसके आगे से जाने वाली मानता स्ट्रीट है। यहाँ से होकर मैं सुबह पैदल चला था। घनी इमारतों के बीच से होकर डबल डकर बस के ऊपर बैठकर की जाने वाली ये शूटिंग एक अलग ही अनुभव प्रदान कर रहा है। बस अभी सोल एवेन्यू पहुंची है। कम लंबाई वाली बस है। इस कारण से ही उसके ऊपर बैठकर की जाने वाली शूटिंग थोड़ी मुश्किल है। उछल उछल कर बस आगे बढ़ रही है। बस के हिलने का प्रभाव कैमरे पर ना पड़ने देने के लिए हाथों को शॉक अब्जॉर्बर की तरह इस्तेमाल करते हुए शूट कर रहा हूँ। विभिन्न मोहल्ले, ये सारे मोहल्ले 16वीं शताब्दी में रूपीकृत हुए थे। बस भरकर लोग बैठे हैं। पर्यटकों की सेवा में इस प्रकार की अनेकों बस हैं। यहाँ सोल एवेन्यू के किनारे पर इस तरह के कुछ म्यूरल्स हैं। ये कुस्को म्यूरल्स के नाम से जाने जाते हैं। इनका साम्राज्य का विनाश करने वाली स्पेनिश औपनिवेशिकता और उससे अनुबंधित आगे की काल इनमें चित्रित है। उसके पीछे छूटते ही एक उद्यान के समीप पहुंचते हैं, ओरलाना पुमाक चुम्बन पार्क। यहाँ कुछ स्मारक दिखाई दे रहे हैं। पुमाक चुम्बन पार्क कुस्को नगर के अपेक्षाकृत छोटा उद्यान है। उसका चक्कर काटती हुई बस आगे जा रही है। छोटी धर्मशालाएं, सैलून, लॉन्ड्री आदि सब इन इमारतों में स्थित हैं। ये सारी संस्थाएं बैकपैकर्स पर्यटकों को लक्ष्य करके ही यहाँ स्थापित हैं। मैंने थोड़ी देर पहले जिस कोरिकंचा नामक ऐतिहासिक खंडहर और उसके ऊपर निर्मित सैंटो डोमिंगो गिरजाघर और मोनास्ट्री का दौरा किया था, वो अभी दिखाई दे रहे हैं। हर तरह स्पेनिश वास्तुकला शैली की इमारतें दिख रही हैं। ये किले की दीवार जैसी सैन फ्रांसिस्को देवालय की दीवार है। उसके बगल में एक अन्य लंबी इमारत दिख रही है। वह कुस्को के म्यूजियम ऑफ कंटेम्पररी आर्ट है। फिर से बीच के संगरी सड़कों से होकर की यात्रा। सामने एक अन्य गिरजाघर है। आज सुबह से मैं इस नगर में अनेकों गिरजाघर देख चुका हूँ। अनेकों चौक, विभिन्न पायदानों में खुले मैदान, उनकी सीमा पर शताब्दियों पुरानी इमारतें। डाउनटाउन के शानदार इमारतों के नज़ारों के समाप्त होने के साथ ही उतनी खूबसूरत ना दिखने वाली इमारतों के नज़ारे सामने आ रही हैं। ये बंदा है बस का गाइड। रास्ते पर दिखने वाले नज़ारों के वर्णन करना, सवारियों को बस में चढ़ाना आदि इनका काम है। वर्णन अधिक स्पेनिश में ही होते हैं। मुझे मिलाकर मात्र कुछ लोग ही ऐसे हैं जिन्हें अंग्रेजी में ही बात समझ में आती है। इसलिए 10 वाक्य को स्पेनिश में बोलने के बाद उन बातों को एक अंग्रेजी वाक्य में समेटकर हमें बताता है यह गाइड। फिर उनकी अंग्रेजी भी उतनी साफ नहीं है। अब एक पहाड़ की चढ़ाई शुरू होने जा रही है। उससे पहले बस एक जगह रोकी गई। सामने एक मकान दिख रहा है। इसे लोग शहर का प्रेत बंगला कहते हैं। गाइड का कहना है कि रात के समय प्रेत वहां पहुंचने वालों को परेशान करता है। बस के चलने पर ड्राइवर ने एक ऑफर दिया। इस बस में सवार यात्री टिकट के साथ आधी रात को उस मकान में पहुंचेंगे तो वो लोग स्वयं वहां प्रेत होने की तसल्ली कर सकते हैं। ये सैन क्रिस्टोबाल चर्च है। उसके समीप सैन क्रिस्टोबाल नामक मैदान।
उन सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने पर नीचे तराई में कुस्को नगर को फैले पड़े हुए देख सकते हैं। बहुसंख्यक मकानों के छत पर लाल रंग के स्पेनिश टाइल्स ही बिछाए हुए हैं। अभी एक अन्य नज़ारे की ओर हम जा रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक स्थल है। वह साक्सायुमान नामक इनका निर्मितियों का समुच्चय है। इनका संस्कृति के सुवर्ण काल की याद में आज कुस्को में बाकी बचे सबसे विशाल निर्मिति यही है। यह 13वीं सदी में इनका द्वारा निर्मित एक गढ़ है, बहुत ही शक्तिशाली किले के अंदर का छोटा शहर। इनका से पहले साक्सायुमान किल्का नामक जनसमूह का केंद्र हुआ करता था। 900 ईस्वी से यहाँ रहने लगे किल्काओं को 13वीं शताब्दी में यहाँ पहुंचे इनकाओं ने पराजित किए। इस प्रदेश को अपने अधीन करने वाले इनकाओं ने यहाँ एक शक्तिशाली किला नगरी बनाई। पैदल चलकर जाने वालों को पत्थरों से तुलना करके देखने पर पत्थरों की विशालता का पता चलता है। यह जरा सोचिए कि 13वीं शताब्दी में इनकाओं के द्वारा इतने बड़े पत्थरों को दूर के खदानों से यहाँ इस पहाड़ के ऊपर तक लाने के पीछे की मेहनत कितनी रही होगी। शोधकर्ताओं के अनुसार 100 तक की संख्या वाले दल के द्वारा एक एक पत्थर को विशेष प्रकार की मोटी रस्सी से बांधकर यहाँ लेकर आए थे। बस से उतरकर साक्सायुमान शूट करने का समय नहीं है, इसलिए बस में बैठकर ही मैं इन्हें इस प्रकार शूट कर रहा हूँ। 5 मिनट तक वहां खड़ी रही बस फिर से चलने लगी। अब पेरुवियन गांवों को देखते हुए हैं हमारी यात्रा। अमेरिंडियन आदिवासियों के अनेकों गांव, ये भी एंटीज पर्वत श्रृंखला के भाग वाला प्रदेश ही है। अभी यहाँ बहुत ठंडा मौसम है। बगीचे, घास के मैदान, चरते हुए घूमने वाले घोड़े आदि हैं यहाँ के नज़ारे। घास के मैदान अधिक होने के कारण मवेशी पालन को ही इन लोगों ने उपजीविका का मुख्य मार्ग बना रखा है। अभी ये पर्यटकों की घुड़सवारी के लिए आने वाला प्रदेश भी है। पेरू के गांव ऐसे होते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला के भाग होने के कारण थोड़ी शुष्क एवं चट्टानों से भरी प्रकृति। किसी किसी जगह पर पहुंचने पर तराई के नज़ारे बहुत खूबसूरत नजर आने लगते हैं। पेरू की कुल भू प्रकृति के स्वभाव ऐसे हैं। समतल प्रदेश बहुत कम है, हर कहीं एंडीज की तह ही नजर आ रही हैं। ढलानों पर कहीं कहीं टाइल्स के छप्पर वाले इकलौते मकान। इस तरह के ग्रामीण प्रदेशों में किसान दूरी बरतकर इकलौते मकानों में रहते हैं। गेहूं और मक्की की खेती करके बकरी और गायों को पालकर वो लोग जी रहे हैं। गांव के मकान लिमा और कुस्को के हिस्टोरिक सेंटर में देखे जैसे स्पेनिश औपनिवेशिक शैली के नहीं हैं। मिट्टी के टेलों से बनाए गए साधारण मकान, उनकी दीवारों पर भी मिट्टी के ही प्लास्टर कर रखे हैं। पेरू की ग्रामीण जनता गरीब है। इस गरीबी का मुख्य कारण यही है कि वहाँ विकास केवल शहरों पर केंद्रित ही होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में भी पेरू के गांव बहुत पिछड़ी अवस्था में हैं। एंडीज के पेरुवियन गांवों में निरक्षरता का दर बहुत ऊंचा है। अनेकों गांवों की सारी वनिताएं निरक्षर होती हैं। पेरू की पहाड़ी गांव के रूप यही है। ढलानों पर कुछ छोटे मकान। वहां एक जगह बस रुकी, लोगों को उतरना है। यहाँ एक छोटा गांव है। गाइड का कहना है कि गांव के एक नज़ारे की ओर पैदल चलते हैं। वाइलार कोछार गांव, मिट्टी के कुछ मकानों वाला गांव। मकान के नज़दीक से चलते हुए एक बड़ी झील के किनारे पहुंचते हैं। गाइड यह कहकर वहां ले जा रहा है कि वह हमें एक आदिवासी परंपरा दिखाएगा। यहाँ बाढ़ के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं। ये एंडीज के पर्वतीय क्षेत्र के पालतू जानवर लामा है। उन्हें देखने से लंबे गर्दनों वाले भेड़ लगते हैं, लेकिन ये भेड़ नहीं है, ऊंट की प्रजाति के एक जानवर।
मांस, दूध, बाल आदि के लिए ही प्रागैतिहासिक काल से ही एंडीज की जनता इन्हें पालते हैं। कोचार गांव के नज़ारों की ओर की मेरी यात्रा अभी जारी है।